अस्सलामुअलैकुम। सिंध में गुज़श्ता 4 माह से एहतजाज और मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है और हर गुज़रते दिन के साथ इन मुज़ाहरों में या एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है और ये एहतजाज हो रहा है चुलस्तान कैनाल के हवाले से। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि आखिर ये इशू है क्या और सिंध के लोग इस पर इतने क्यों नाराज़ हैं। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि महज 1-2 मिनट की वीडियो देखकर आप इस व्लॉग से मुतल्लिक या मेरे मुतल्लिक कोई राय कायम मत कीजिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का तनाज़ा बहुत पुराना है और आप यूँ समझ लें कि जब अंग्रेज़ ने इस खित्ते में आबपाशी के मंसूबे बनाने शुरू किए और ये तकरीबन 1880-85 की बात है, तो उस वक्त से सिंध ने एतराज़ात शुरू किए कई मंसूबों पर। जब सिंध बम्बई का हिस्सा था उस वक्त भी कुछ आबपाशी के प्रोजेक्ट्स यहाँ बने तो सिंध ने उन पर एतराज़ किया। पाकिस्तान बनने के बाद एक बहुत बड़ा मुआहदा 1960 में हुआ था पानी पर, अयूब खान के दौर हुकूमत में सिंतास के नाम से। तो उसमें कई दरिया जो है भारत को दे दिए गए थे। तो उस वक्त चूँकि 1 यूनिट का सिस्टम कायम था मुल्क में। 1 यूनिट का मतलब ये कि जो मशरकी पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश है, उसको एक सूबा बना दिया गया था और मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसे एक सूबा बना दिया गया था पूरे को। और इस सूबे का दारुल हुकूमत लाहौर में था। तो अयूब खान की चूँकि हुकूमत थी, अयूब खान का डंडा था, तो अयूब खान ने ये मुआहदा किया था और उसमें सिंध से कोई मशवरा नहीं किया गया था। तो सिंध ने उस मंसूबे पर भी, उस मुआहदे पर भी बहुत एतराज़ किया। फिर 1991 में पानी की तकसीम का एक मुआहदा हुआ सूबों के दरमियान। तो सिंध में उस वक्त जाम सादिक अली की हुकूमत थी। कहा यह जाता है कि इस मुआहदे से सिंध को ज़्यादा पानी मिलना शुरू हुआ, लेकिन इस पर बहुत संजीदा एतराज़ात भी हैं। तो सिंध ने इन तमाम मंसूबों की मुखालफत की। फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कुछ प्रोजेक्ट सामने आए तो सिंध ने उसके हवाले से भी एतराज़ात किए और ये तमाम एतराज़ात की बुनियाद एक ही है और वो ये है कि सिंध का कहना ये है कि ये तमाम जो भी आबपाशी के प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, उसका आखिरी नतीजा ये निकलता है कि दरियाए सिंध में पानी कम हो जाता है। अब हम हालिया मंसूबे की बात करते हैं जिसके खिलाफ सिंध में एहतजाज हो रहा है। दरअसल चंद महीने पहले SIFC के नाम से एक सरमायाकारी काउंसिल बनाई गई थी जिसका मकसद ये था कि बैरून मुमालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाए। इसी काउंसिल के तहत एक प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया गया जिसके तहत जो बंजर ज़मीन है उन्हें आबाद किया जाएगा। और लाजमी बात है कि इस मंसूबे को पाक फौज देख रही है। तो पहले मरहले में तकरीबन 48 लाख एकड़ ज़मीन हासिल करने का फैसला किया गया और ये ज़मीन, इसकी बहुत बड़ी तादाद चुलस्तान में हासिल की गई। ये चुलस्तान भावलपुर और रहीम यार खान के करीब का जो सहराई इलाका है वो है और तकरीबन 56,000 एकड़ ज़मीन सिंध में हासिल की गई ठट्टा सजावल के पास और निगरान हुकूमत ने ये ज़मीन अलाट की इस काउंसिल को। अब फिर जुलाई में एक इजलास हुआ जिसकी सदारत सदर आसिफ अली जरदारी ने की, जिसमें इस मंसूबे की मंजूरी दी गई और उन ज़मीनों को आबाद करने के लिए 6 नई नहरें बनाने का फैसला किया गया। उनमें से 2 नहरें सिंध में बनेंगी, एक नहर जो है वो बलूचिस्तान के लिए है, एक नहर खैबर पख्तूनख्वा के लिए है और 2 नहरें पंजाब के लिए है। एक नहर तो ग्रेटर थल कैनाल है, उसका फेज 2 बनाया जाएगा और दूसरी चुलस्तान कैनाल है और यही वो नहर है कि जिस पर सारा तनाज़ा हुआ है। ये तकरीबन 250 किलोमीटर तवील नहर होगी और फिर आगे जाकर ये एक दूसरी नहर से इसका लिंक होगा और फिर इसमें से छोटी छोटी और बहुत सारी नहरें बनाई जाएंगी जिसको हम वाटर कोर्स वगैरह कह देते हैं। यानी पूरा ये एक प्रोजेक्ट है आबपाशी का और इसके ज़रिए चुलस्तान में ज़मीनें आबाद की जाएंगी और कारपोरेट फार्मिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। कारपोरेट फार्मिंग का मतलब ये है कि अब जो ज़मीन में जो काश्तकारी की जाती है वो तो रिवायती तरीक़ों से होती है,
तो कारपोरेट फार्मिंग में एक तो जदीद तरीके अख्तियार किए जाएंगे और दूसरा ज़मीनें बड़ी बड़ी कंपनियों को और बड़े इदारों को और मुख्तलिफ ममालिक को दी जाएंगी और इस सारे प्रोजेक्ट को पाक फौज वो देखेगी। चुलस्तान कैनाल तकरीबन 211 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी और इसमें 19 अरब रुपए दीगर कामों के लिए रखे गए हैं, यानी कि रास्ते में कुछ तनसीबात वगैरह उनको मुंतकिल करने पर जो अखराजात होंगे, तो मजमूई तौर पर 230 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब हम चुलस्तान कैनाल पर जो एतराज़ात हैं और जो जवाबात दिए जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब सारी बात घूम फिरकर इस एक नुक्ते पर आ गई है कि चुलस्तान कैनाल को जो पानी दिया जाएगा वो पानी है कहाँ। चंद दिन कबल इरसा ने जो सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का और पानी के मामलात पर नज़र रखने की अथॉरिटी है, उसने एक सर्टिफिकेट जारी किया है जिसके मुताबिक पंजाब के पास इतना पानी है कि वो चुलस्तान कैनाल को दे सकता है। तो अब सवाल ये है कि वो पानी है कहाँ। इस सिलसिले में 2-3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत चनाब से पानी सतलज में लाएगी और वहाँ से पानी चुलस्तान कैनाल को दिया जाएगा जो सुलेमान हेडवर्क से बनाई जा रही है। तो अब चनाब में पानी है, कहा यह जा रहा है कि जी चनाब में पानी मौजूद है, मगर ये वो पानी है जो जुलाई में भारत से आया था। जब वहाँ सैलाब आया और उसके डैम भर गए तो उसने वो पानी खोल दिया और वो चनाब में आया और ये 35 साल के बाद पानी आया था। तो अब सवाल ये है कि जो पानी 35 साल के बाद आया है उस पानी की बुनियाद पर एक नई नहर और वो भी 250 किलोमीटर तवील नहर कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चुलस्तान में जो काश्तकारी होगी तो उसमें मखसूस घास ज़्यादातर उगाया जाएगा और वो घास भेजा जाएगा खलीजी ममालिक को। तो लाजमी बात है कि जब आप किसी से मुआहदा करेंगे कि उसे कोई आइटम बेचने के लिए और फिर लाखों एकड़ ज़मीन जो है उसको आबाद किया जाएगा, तो वो तो मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जी जब हमारे पास सैलाब का पानी आएगा तब हम काश्तकारी कर लेंगे और जब नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। तो इस तरह से तो इतनी अरबों रुपए की सरमायाकारी सिर्फ सैलाब के पानी से तो मुमकिन नहीं है। तो इस पर यह एतराज़ है कि सैलाब के पानी से किस तरह से आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जो पानी दिखाया जा रहा है कि जी चनाब में आया, वो जुलाई में आया था, वो तो सैलाब का पानी था और ये तो 35 साल के बाद आया। अब क्या मालूम कि आइंदा कब आए, तो 1 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए। और फिर सैलाब के पानी में भी एक बात याद रखें कि जिस तरह से आम पानी की तकसीम होती है इसी तरह से सैलाब के पानी की भी तकसीम का एक फार्मूला है जो सुबह में तकसीम होता है। तो बहरहाल तो एक तो ये बात कही जा रही है। दूसरी बात यह सामने आ रही है कि जब दियामर भाषा डैम बन जाएगा तो उससे ज्यादा पानी आएगा, तो सूबों को ज्यादा पानी मिलेगा, तो फिर चुलस्तान कैनाल के लिए पानी आ जाएगा। तो अब इतना बड़ा जो मंसूबा है वो सिर्फ इस बुनियाद पर तो नहीं बनाया जा सकता ना कि जी वो एक डैम बनेगा, फिर उसमें पानी आएगा, फिर उससे जो सूबों में वो तकसीम होगा वो पानी और फिर वो इस कैनाल को मिलेगा। तो इस पर भी एतराज़ात हैं। तीसरी बात ये सामने आ रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हमारे पास जो पानी मौजूद है उस पानी में से चुलस्तान कैनाल को पानी दिया जाएगा। और चूंकि ये 91 और 93 के मुआहदे कहते हैं सूबों को यह हक हासिल है कि उनके पास जो भी पानी हो तो वो उस पानी को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। जैसे सिंध को ये अख्तियार है कि सिंध के पास हिस्से में जो पानी आएगा सिंध अपनी मर्जी से जो चाहे नहर बनाए, पंजाब जो चाहे नहर बनाए। तो पंजाब के पास चूंकि पानी मौजूद है तो वो उस पानी को चुलस्तान को देगा। तो अब यहाँ ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो पानी दिया जाएगा तो इजाफी पानी तो उसके पास कोई आ नहीं रहा कहीं से, तो मौजूदा पानी में से जो वो चुलस्तान कैनाल में डाला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि किसी और के हिस्से पे कट लगाया जाएगा। तो कट लगा के फिर यहाँ पानी मुंतकिल किया जा सकता है ना। अब जो कट लगाया जाएगा तो उनका क्या बनेगा, और वो जहाँ कट लगाया जाएगा वो भी कोई 10-20 एकड़ जमीन की बात तो नहीं होगी, वो भी लाखों एकड़ पे कट लगाना पड़ेगा क्योंकि आप लाखों एकड़ को सैराब करना चाह रहे हैं। तो यही वजह है कि जुनूबी पंजाब में भी इसके खिलाफ बहुत एहतजाज हो रहा है। सिंध का कहना यह है कि ये जो तीनों जो बातें कही जा रही है कि सैलाबी पानी और फिर ये कि पंजाब अपने हिस्से का पानी देगा या दियामर भाषा डैम से पानी आएगा, कि ये काबिल अमल बातें नहीं है। और घूम फिर कर ये जो मौजूदा जो पानी है ना इसी में से चुलस्तान कैनाल को पानी मिलेगा।
तो जिसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि दरियाए सिंध जो है आगे जाकर यानी सिंध में जब वो दाखिल होगा तो वो पानी उसमें नहीं होगा और सिंध जो है खुश्क साली का वो शिकार हो जाएगा, सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बात और भी बहुत ज़रूरी है जो आमतौर पर हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर देते हैं कि जी वो समंदर में पानी ज़ाया होता है। भाई समंदर में पानी ज़ाया नहीं होता। इंडस डेल्टा को मीठा पानी चाहिए और ये पूरी दुनिया में होता है। डेल्टा का मतलब ये होता है कि जहाँ दरिया समंदर में गिरता है तो वहाँ एक जिस तरह से एक ज़मीन का टुकड़ा सा बन जाता है तो उसे डेल्टा कहा जाता है। और दरिया सिंध जब समंदर में गिरता है तो वो कुछ 17 खाड़ियाँ उसकी बन जाती हैं। तो उन खाड़ियों के जरिए वहाँ गिरता, वहाँ मैंग्रोव के जंगलात हैं, वहाँ जंगली हयात है, तरह तरह की नायाब नस्ल की मछलियाँ हैं, केंचुए और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ उनकी अफजाइश होती है। और ये मैंग्रोव के जंगलात जो है ये कुदरती एक तहफ़्फ़ुज़ है सुनामी से, समुद्री तूफानों से। ये एक आलमी कानून है कि समंदर में मीठा पानी डाला जाए और वो ये नहीं कि 6 महीने के बाद डाल दिया जाए, जब सैलाब आ जाए तो डाल दिया जाए, नहीं, वो यौमिया बुनियाद पर डालना ज़रूरी होता है ताकि समंदर जो है वो दरिया की तरफ ना बढ़े। अगर समंदर में मीठा पानी नहीं डाला जाएगा तो समंदर जो है वो दरिया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरी ज़मीनों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और बाकी ज़मीनों को वो खा जाएगा। अगर कभी आपका यहाँ सजावल ठट्टा की तरफ, जाती वगैरह की तरफ जाना हो तो आप कभी मालूम कीजिएगा कि वहाँ 10-15 साल पहले कितने देहात थे और अब कितने देहात रह गए। समंदर बढ़ रहा है मुसलसल, क्योंकि दरिया सिंध में पानी नहीं आ रहा। पानी ना होने की वजह से समंदर बढ़ रहा है और दर्जनों देहातों को निगल चुका है, खा चुका है समंदर। तो इन देहातों को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए ये आलमी कानून है और अंग्रेज दौर से ये चला आ रहा है कि समंदर में मीठा पानी डालना ज़रूरी है, तो ये पानी ज़ाया नहीं होता। ये चुलस्तान कैनाल का मंसूबा सामने आया तो सिंध में इस पर एहतजाज शुरू हो गया और मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि वो एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और इसकी भी एक वजह है। वजह इसकी ये है कि सिंध के एहतजाज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही, यानी कि अभी तक किसी फोरम पर संजीदा तौर पर सिंध को इंगेज नहीं किया गया है कि सिंध के जो एतराज़ात हैं उन्हें हल कर लिया जाए, कि अगर कोई गलतफहमी का नतीजा है तो वो गलतफहमी दूर कर ली जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई तरक्की के खिलाफ है। तो और अगर कोई संजीदा नौईयत का एतराज़ है तो उसका कोई हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक सिंध को किसी सतह पर कोई इंगेज नहीं किया गया है। अब आप देखें कि हर तबका फिक्र इस पर एहतजाज कर रहा है। वुकला का एहतजाज देखें कि इनके बार कौंसिल में एहतजाज हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, खवातीन और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, तलबा की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज किया है, जमात इस्लामी ने धरना दिया है, कई बार धरना दिया है, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से एहतजाज हुआ है, PTI की तरफ से एहतजाज हुआ है, कौम परस्त जो जमातें हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी कहाँ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल सिंध की नुमाइंदगी करती है। अब इसको हम दो तरह से देख लेते हैं कि एक पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी, एक पीपल्स पार्टी बतौर हुकूमत। पीपल्स पार्टी ने बतौर हुकूमत मुराद अली शाह ने खत लिखा, इसहाक डार को खत लिखा और उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सिंध असम्बली में बड़ी सख्त तकारीर हुई और उस पर पूरे इस मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई। मुराद अली शाह ने एहसन इकबाल के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बतौर पार्टी पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई एहतजाज नहीं किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरे सूबे में कोई मुजाहरा, कोई धरना, कोई इस तरह की कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। तो दूसरा फिर ये बात भी इसमें कही जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया इसके खिलाफ कि ये नहीं बन सकती। मुराद अली शाह ने इस पर एहतजाज किया है, लेकिन ये जितना बड़ा मसला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर ये कैनाल बन गई तो सिंध एक बंजर बन जाएगा, सिंध को पानी नहीं मिलेगा, यानी कि सिंध के लिए जिंदगी और मौत का मसला इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन उसके मुकाबले में एहतजाज तो बिल्कुल होम्योपैथी किस्म का एहतजाज है सिंध हुकूमत की तरफ से। और फिर मजे की बात यह कि जिस इजलास में इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई उसकी सदारत जो है सदर आसिफ अली जरदारी ने की। तो अब ये जो एहतजाज पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहा है या पीपी की हुकूमत की तरफ से हो रहा है, सिंध के लोग इस पर बहुत नाला हैं, बहुत एतराज़ कर रहे हैं इस पर, क्योंकि उनका कहना ये है कि जिस तरह से ये मंसूबा है उस शिद्दत से इस पर एहतजाज सामने नहीं आ रहा। एक मिसाल दी जा रही है कि देखें खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला गंडापुर साहब हैं
वो अपने वुज़रा, अपने अरकान असेंबली को लेकर इस्लामाबाद तक पहुंच गए। अब आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं कि वो सही था, गलत था, तरीकाकार गलत था या जो भी था, लेकिन मुराद अली शाह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने अरकान असेंबली को, अपने वुज़रा को लेकर किसी जगह आकर धरना देकर बैठ जाएं? क्योंकि जब महंगाई का कोई मामला था तो बिलावल भुट्टो ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च किया था, वो ट्रैक्टर पर बैठ गए थे। लेकिन अब और कहा गया था कि जी वो सिंध के मजदूरों के लिए, काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए वो एहतजाज कर रहे हैं। अब तो सारे किसानों के लिए जिंदगी और मौत का मसला हो रहा है और पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई एहतजाज सामने नहीं आ रहा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें एमक्यूएम कहाँ है? एमक्यूएम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि वो सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी की दावेदार है। उसके पास सीटें हैं इस वक्त, जिस तरह से भी सीटें हैं, लेकिन उसके पास वो सीटें हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई एहतजाज सामने नहीं आया। और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि इसकी वजह से एक तकसीम हो रही है। कुछ ऐसा तासुर जा रहा है कि ये जो पानी का मसला है ये सिर्फ उन लोगों का है जो सिंधी ज़बान बोलते हैं, और सिंध में रहने वाले जो बाकी ज़बानें बोलने वाले हैं वो महज तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और उनका जैसे इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि अगर पानी की कमी होगी तो इससे सखर, नवाबशाह, हैदराबाद, मिरपुर खास और कराची भी मुतासिर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिंध में कुछ इलाकों में, दादू में और जी मिरपुर खास में, बदीन में या जैकबाबाद में या लाडकाना या कश्मीर साइड पर उन इलाकों में, शिकारपुर की तरफ, वहाँ से कि सिर्फ ज़मीनें गैर आबाद होंगी। ऐसा नहीं है। वो ज़मीनें अगर गैर आबाद होंगी तो पानी कराची और हैदराबाद को भी नहीं मिलेगा। ये बात भी सोचने की ज़रूरत है और ये बात कही जा रही है। अब बहुत खुलेआम ये बात कही जा रही है कि आखिर ये जो बाकी जो लोग जो हर मामले पे ये कहते हैं कि भी हमें सिंधी समझा जाए और हमें सिंध का हिस्सा समझा जाए, वो लोग अब सामने क्यों नहीं आ रहे? सिंध में जो पंजाबी बोलने वाले हैं, सिंध में जो बरसों से पश्तो बोलने वाले रहते आ रहे हैं, सिंध में जो हज़ारा साइड के लोग रह रहे हैं, सराइकी बेल्ट के लोग रह रहे हैं, उर्दू बोलने वाले ख़ास तौर पर जो इतनी बड़ी तादाद में कराची, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में रह रहे हैं, वो बिल्कुल इस मामले से अभी तक लाताल्लुक हैं और इन जमातों की जिस तरह से नुमाइंदगी एमक्यूएम कर रही है वो भी बिल्कुल खामोश है। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि महज ये कहने से कि देखें जी हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमें मिलजुल कर वो करना चाहिए, या हम मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, भाई मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस बात से मसला हल नहीं होगा। ठीक है, एक बात तो ये है। और फिर आप देखें कि ये जो पानी का इशू है ये सिंध में एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर चुका है और मजीद करेगा आने वाले दिनों में। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इसमें शामिल हो रही है और इस मसले को एक ऐसे वक्त में जबकि बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हमारे सामने हैं, तो इस तरह के एहतजाज को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। या जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मारपीट की है, सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा को मारा पीटा, तो उससे मार पीटने से लोग नहीं बैठ जाएंगे, और अगर बिलफर्ज लोग बैठ भी गए तो ये जो दिलों में जो दरार पड़ेगी, जो इख्तलाफ पैदा होगा, ये मुस्तकबिल में बहुत खतरनाक होगा। तो इस मसले को मेरिट पर हल करना पड़ेगा। अब इसका मेरिट क्या है? इसका मेरिट वही है कि पानी कहाँ है। हर आदमी का सवाल ये है कि आप जो नहर बना रहे हैं उसके लिए पानी कहाँ से लाएंगे? तो जो लोग नहर बना रहे हैं, यानी कि नहर बनाने वाले तीन हैं, एक पंजाब हुकूमत है, विफाकी हुकूमत है और दूसरी सरमायाकारी काउंसिल है। तो ये तीन जो स्टेक होल्डर हैं इसके, वो इस पानी का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सिंध है उसको एतमाद में लें। सिंध इसलिए भी स्टेक होल्डर है कि आलमी कवानीन और शरई कवानीन के मुताबिक कोई भी जो दरिया हो उसके आखिरी सिरे पे जो लोग आबाद होते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ आप उस पानी में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, कि इस तरह का कोई निज़ाम नहीं बना सकते कि आखिर वालों को परेशानी हो। तो सिंध सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इसका। तो ये तीन बड़े जो स्टेक होल्डर हैं जो चुलिस्तान कैनाल बना रहे हैं वो सिंध को मुतमईन करें। अगर सिंध को कोई गलत फहमी है तो उसकी गलत फहमी दूर की जाए, और अगर उसकी बात में वजन है, उसके कोई एतराज़ात वैलिड एतराज़ात हैं, तो उस मसले का कोई हल निकाला जाए। लेकिन अभी तक की जितनी भी हम सरगर्मी देख रहे हैं उसमें तो सिंध को बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया जा रहा। इस एहतजाज को तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, एक अवामी अल्फाज में कहते हैं ना, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा इसको। ये बहुत खतरनाक सोच है कि केनाल आप बंद बना लेंगे, हो सकता है आप केनाल बन भी जाए, जिस तरह से पहले ग्रेटर थल केनाल बन गई है तो हो सकता है कि ये भी बन जाए, लेकिन इसका नतीजा बहुत खतरनाक निकलेगा कि लोगों के दिलों में इंतशार फैल रहा है और पाकिस्तान इंतशार
वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से हमारे बलूचिस्तान में हालात हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में हालात हो गए, तो सिंध में ये सोच, बड़ी खतरनाक सोच परवान चढ़ेगी कि उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। तो इस पर कोई तवज्जो देने की जरूरत है। इस मसले को टेक्निकल बुनियादों पर सामने लाया जाए, तो गलतफहमी है, गलतफहमी दूर की जाए। अगर एतराज़ात दुरुस्त हैं तो उन्हें एतराज़ात को अच्छे तरीके से किया जाए। पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी ये जो दोनों तरफ चल रही है, ये मुनासिब चीज नहीं है। पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आए और वो बताए कि अगर वाकईतन इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, इस प्रोजेक्ट में एतराज वाली कोई बात नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर अपने लोगों को मुतमिन करे। क्योंकि आप देखें कि ये जो जमीन का मसला था, जो फौज को जमीन दी गई है ठट्टा वगैरह के पास, तो खुर्शीद अली शाह ने कौमी असम्बली में कहा कि निगरान हुकूमत ने इतनी 1000 एकड़ जमीन फौज को दे दी है। तो हुकूमत के वजीर मुसद्दिक मलिक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर आपको एतराज है तो आप लीज को मनसूख कर दें। वो दिन और आज का दिन पीपल्स पार्टी ने दोबारा इसका नाम ही नहीं लिया इस जमीन का। तो बात यह है कि एक आम तासुर ये फैल रहा है सिंध में कि पीपल्स पार्टी इस मंसूबे में शामिल है और वो बस सिर्फ ऊपर ऊपर से लिपापोती कर रही है ताकि एक आवाम पर भी हाथ फेरती रहे। ये चीज खतरनाक बनेगी। खतरनाक इसलिए बनेगी कि जो नौजवान तबका है ना, वो बहुत इस वक्त गुस्से में है, इश्ताल में है। दूसरी बात यह कि खुद सिंध में रहने वालों के दरमियान जो तफरीक पैदा हो रही है इस मंसूबे के हवाले से कि एक तबका एहतजाज कर रहा है, दूसरा तबका जो है वो तमाशाई बना हुआ है, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तो दोनों तबकात को मिलजुल कर कोई पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए और कराची हैदराबाद के लोगों को, शहरी इलाके के लोगों को भी सामने आना चाहिए।